जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। ये जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, ये ग्रीन टर्न बुक का पार्ट 5 है। 4 पार्ट जो हैं वो ग्रीन टर्न बुक के हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और बहुत से बच्चों को मैंने जो पीडीएफ बोला था उन्होंने, वो भी मैंने उनको प्रोवाइड करवा दी है। जितना हाफ मतलब जितने 4 वीडियो का पार्ट था उनको मैंने दे दिया है। तो वो जिन बच्चों को नहीं मिली है पीडीएफ, वो क्या करना, 7618172369 इस नंबर पर मैसेज कर लेना मेरे को। ठीक है, तो जो पीडीएफ मेरे पास इससे पहले वाली वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। फिर बचता है आपका उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और बजट वाला जो होगा, बजट 2024 का जो है, वो मैं आप लोगों को एक साथ दूंगा। ठीक है, जो आगे आने वाली ये 2 क्लासेस होंगी, आज और कल की, उनका पीडीएफ मैं दूंगा आप लोगों को। बस आप थोड़ा सा याद दिला देना मेरे को। और अपना नाम लिखना आप लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना है। और दूसरा आपको ग्रीन टर्न लिखना है। ठीक, एक काम तो आप लोगों को ये करना है। दूसरा क्या है, आप सभी बच्चे संस्कृति बैच को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और जो बैच बच्चे जुड़े हुए हैं संस्कृति बैच में, वो देख पा रहे हैं कि किस लेवल का और कंटेंट हम वहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे बच्चे समझ रहे होंगे जिन्होंने 4 क्लास हो चुकी है संस्कृति बैच की। तो जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं संस्कृति बैच में, तो वो अपना नाम लिखे, अपने ज़िले का नाम लिखे। व्हाट्सअप वही है हमारा, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये नंबर 7618172369। ठीक है, और संस्कृति बैच 2025 लिखेंगे आप लोग वहाँ पर। ठीक है, तो वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, जितने बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं। 2 काम आप लोगों को करने हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है बैच, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारी वहाँ पर जनजाति चल रही है और किस लेवल का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, हम उन्हीं किताबों से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सीधा सीधा एक लाइन है हमारी, जो किताब जिस किताब जो जिन किताबों को आयोग के एक्सपर्ट पढ़ रहे हैं, उन्हीं किताबों से आप लोगों को हूबहू कंटेंट करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप नोट्स के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें समझाई जा रही हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी उसमें जुड़ना चाहते हैं, अपनी अपनी इच्छा है, जुड़ना चाहते हैं ठीक है, नहीं भी जुड़ते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अपनी आपकी इच्छा के ऊपर है। जिसको को लगता है कि हाँ भाई, कल्चर वाला जो पोर्शन है हमें मजबूत करना है 45 डेज के अंदर, वो बच्चा वहाँ पर जुड़ जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। आगे देखते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझनी है। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से भी पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी संभावना है कि आप लोग कंपटीशन में आगे जाएं यहाँ से। तो एक एक चीज आप लोग देखना। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु सशक्त उत्तराखंड @25 पहल शुरू की गई है। ठीक है, जिसके तहत उत्तराखंड आर्थिक विकास दर को अगले 5 वर्षों में, ठीक है, अगले, यहाँ पे पहले हो रखा है, इसको अगले करना। ठीक है, इसलिए मैंने फ़ोन भी अपने पास रखा है। ठीक है, जो भी जहाँ से डाटा है ये। ठीक है, अगले 5 वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सशक्त उत्तराखंड @25 जो पहल है, वो क्यों शुरू की गई है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर है उसको अगले 5 वर्षों में क्या करना है, आपका दोगुना करना है। ऐसी लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, और क्या करना है, देश के अग्रणी राज्यों में क्या करना है, उत्तराखंड को भी शामिल करना है। ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा नीति आयोग के तर्ज पर राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है, जिसे शॉर्ट में सेतु कहा जाता है। ठीक है, इसका गठन किया गया है। इसका गठन जो है उसी आधार पर किया गया है जिस आधार पर देश के अंदर आपका क्या होता है, नीति आयोग होता है। ठीक है, और आप लोग सभी जानते हैं कि जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होती है। क्लियर है? चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड,
में देखेंगे आप लोग, राज्य में अब अविस्थापना, ठीक है, अविस्थापना होना था यहाँ पर, क्या है ये, अविस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए, सुविधाओं के सृजन के सृजन हेतु घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, का गठन किया गया, यू आई आई, ठीक है, UIIDB का गठन यहाँ पर किया गया है। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या है, UIIDB का यहाँ पर गठन किया गया है। और जिसका अब देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ, UIIDB। अगर आपसे UIIDB का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या है, उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड, इसको काट देना आप लोग, डबल बार हो रखा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, ये UIIDB की क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। राज्य की स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, ठीक है, और एवं पैकेजिंग व पैकेजिंग और ब्रांडिंग हेतु, ठीक है, किसके लिए ये करोगे आप लोग, ब्रांडिंग हेतु, क्या क्या है, प्रोसेसिंग हो गई, आपकी पैकेजिंग होगी, और ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला वार्ड के, अम्ब्रेला अम्ब्रेला ब्रांड होना था इसने, अम्ब्रेला टाइपिंग में हो जाता है, ठीक है, अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयज का, हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड बनाया गया है, ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयज होना था, ठीक है, हिमालयज ब्रांड बनाया गया है, ठीक है, ये सही है आपका, हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड बनाया गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, गलतियां आगे आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर जो ये स्लाइड है आपकी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो राज्य की विकास दर से आपसे अगर प्रश्न बनते हैं तो आप इजिली यहाँ पर कर पाएंगे कि 2023-24 में राज्य विकास दर का दर का अनुमान क्या है, ठीक है, इसको सही कर लेना आप, इसलिए क्लास देखनी जरूरी होती है, डायरेक्ट पीडीएफ देखकर थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती है। 2023-24 में राज्य विकास दर का अनुमान कितना है, 7.58% है, कितना है, 7.58% है, ये डाटा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखोगे, 2023-24 में राज्य विकास दर का अनुमान, राज्य दर, राज्य विकास दर, माफ कीजिएगा, राज्य विकास दर कितनी है, 7.58, ये आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में, ठीक है। और वहीं अगर बात करें देश की, तो देश में कितना है, 7.3% है, ठीक। अगर हम वहीं पे बात करते हैं 2022-23 में कितनी थी राज्य विकास दर, राज्य विकास दर, तो आप लोग ध्यान रखोगे, ये थी आपका 7.63, मतलब कमी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, देश की कितनी थी, 7.2, क्लियर है, ये चीज आपके लिए काफी क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है भाई। आगे देखिए, आगे क्या है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, का अनुमान आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्य की आय कितनी है, प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर वर्ष 2023-24 में कितनी है, 346.20 हजार करोड़, ठीक है, और देश की कितनी है, 296.57 लाख करोड़, ठीक है। तो ये डाटा भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीडीपी का प्रचलित भाव पर कितना है, 346.20 हजार करोड़ का है। उसके अलावा देखिए आप लोग, स्थिर भाव पर, आधार वर्ष 2011-12 लेते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 213.37 हजार करोड़ का है। और देश का अगर बात करें तो देश का कितना है, 171.78 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या है कहानी, कि अगर हम बात करें कि जो आपका
प्रचलित भाव पर वर्ष 2023-24 के लिए वो कितना है, 346.20 हजार करोड़ का है। ठीक, और स्थिर भाव पर आपका 213.37 हजार करोड़ का है। और देश का तो खैर लाखों में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद कौन है? आपका हरिद्वार रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? आपका हरिद्वार रहा है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपका कब का डाटा बताया जा रहा है आप लोगों को? ये बताया जा रहा है आपका 2021 का। ठीक है, तो कितना रहा जीडीपी का इसका, तो ये आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पर। हरिद्वार का रहा है कितने करोड़ का रहा है, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये रहा है आपका 8,05,636.20 करोड़। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कौन रहा है इसमें जीडीपी में? जो जनपद रहा है जो आपका, वो रहा है हरिद्वार। ठीक है, क्लियर हो गई। और अगर हम बात करें सबसे कम जीडीपी वाला जनपद भी देख लेते हैं। सबसे कम जीडीपी वाला जो है वो कौन है? रुद्रप्रयाग है। कम जीडीपी वाला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। चलिए आगे देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हटना में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को साफ साफ दिख जाए यहाँ पर। तो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का जो है वो कितना है आपका? 9.99% है। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे कम जीडीपी वाला जनपद भी दे रखा है, कौन है? रुद्रप्रयाग। और कितना बता रखा है आपका? 2,838.87 करोड़ है। ठीक है, उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखेंगे हम लोग किसमें? आपका जीडीपी का। ठीक है, तो जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो कितना है? 9.99% है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का 9.99% है। और देश में अगर हम बात करें, देश में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? 20.32% है। उसके अलावा द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, द्वितीय क्षेत्र की, तो 46.84% है। और देश का बात करें तो देश के जीडीपी में 25.56% द्वितीय क्षेत्र का है। ठीक है, और बात ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो आपका क्या है? द्वितीय क्षेत्र आगे है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की बात करें हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो 43.17। ठीक है, और देश का पूछे जाएगा तो 54.13%। तो ये डाटा जो है ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये डाटा मिलान करने के लिए भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस स्लाइड को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी इस ले सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, जब तक आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल जाती है, तो इसलिए मैं क्या है इसको बिल्कुल आपको बहुत बारीकी से मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं यहाँ पर। आगे देखिए, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर इस मैप के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैप यहाँ पर बनाया गया है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर परसेंटेज में। ठीक है, तो प्रचलित भाव का है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 9.999 ये किसका है? आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। इस ग्राफ का भी अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है भाई इस पीपीटी को बनाने में। ठीक है, और दूसरा 46.84% किसका है? द्वितीय क्षेत्र का है। द्वितीय क्षेत्र का है। थोड़ा सा क्या होता है कि पीपीटी भी खुद ही बनानी पड़ती है, जिससे थोड़ा सा बहुत समय लगता है मेरे को। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। बहुत समय लगता है इन कामों में, 3-4 घंटे लग जाते हैं मतलब बनाते बनाते। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 9.99% जो है आपका वो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है।
46.84% द्वितीयक क्षेत्र का है, ठीक, और 43.17 आपका तृतीयक क्षेत्र का है। अब देखिए, आज जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, आज कल में पढ़ लोगे ना क्लास को, एक बार आप इसको लास्ट टाइम पे भी रिवाइज कर लेना। जैसे 19 तारीख को आपका पेपर है, तो आप इसको 16, 17, 18 के आसपास देखना शुरू कर देना, ठीक है। लास्ट टाइम पे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो, ये जरूर देखना होता है, देश का भी और आपका यहाँ का भी, ठीक है, उत्तराखंड का भी। तो इतना हो गया आपका, ये डाटा आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, ठीक है। वही बात है जो पीछे लिखी हुई थी, बस उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, ग्राफ के माध्यम से समझा रखा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसका ले सकते हो भाई। अब देखो अगली स्लाइड में जाओगे आप लोग। अब यहाँ से अब अंदर से अंदर के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे बात करें हम लोग यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की, तो ये आपको थोड़ा सा साफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा धुंधला होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, राज्य अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में विभिन्न उपखंडों में जीडीपी का योगदान, ठीक है। तो जीडीपी में योगदान कितना है, तो देखो जो जीडीपी है हमारी, अब किसके अंदर बात हो रही है, आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है, स्पेशली सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान है वो किसका है, कृषि का, ठीक है। कृषि कितने परसेंट, आपका 39.29% है। उसके अलावा पशुपालन, उसके बाद कौन सा आता है, पशुपालन आता है, ठीक है। पशुपालन का देखिए आप, पशुपालन का 24.25 है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, यहाँ पे क्रम मैं अभी बताऊंगा, वानिकी एवं लट्ठा बनाना, ये क्रम पूछा जाता है भाई, ठीक है। कृषि है, कृषि पहले नंबर पे, तो आपका कृषि आ गया, कृषि का क्या है, 39.29% है, ठीक है। फिर आपका दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में, वानिकी एवं लट्ठा बनाने का है, और ये है 25.86%। कितना है, 25.86% का ही, ठीक। फिर तीसरे नंबर पर आपका आएगा पशुपालन, 24.25%। फिर आएगा खनन व उत्खनन, ठीक है, चौथे नंबर पे आ गया। पहला आपका कृषि हो गया, ठीक है, दूसरा आपका वानिकी एवं लट्ठा बनाना हो गया। ये सीक्वेंस से पूछा जाता है, इस स्लाइड को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए। और फिर आपका लास्ट में आता है मत्स्य पालन, मछली पालन का जो योगदान है वो 0.36% के अंदर है। क्लियर हो गई, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी, 10 ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं थोड़ा सा, सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे पहले नंबर पर है कृषि, कृषि के बाद है वानिकी, ठीक है, वानिकी एवं लट्ठा बनाना। फिर आएगा आपका पशुपालन, ठीक। फिर आएगा आपका खनन व उत्खनन, उत्खनन, ठीक है। और फिर है आपका लास्ट में मत्स्य पालन। क्लियर हो गई बात, तो इस डाटा को आप लोग जरूर देख लें अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे की स्लाइड में आपका राज्य अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र में विभिन्न राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों में जीडीपी में योगदान। तो सबसे ज्यादा जो योगदान है भाई वो किसका है, विनिर्माण क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है, आपका विनिर्माण क्षेत्र का है, ठीक है। और उसके बाद आपका निर्माण क्षेत्र पहला, दूसरा। अब देखिए विनिर्माण क्षेत्र का कितना है, 68.23% है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं। और निर्माण क्षेत्र का कितना है, ये आपका 23.22% है, ठीक है। विद्युत एवं जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, इनका है 8.55, ठीक है। तो इस डाटा को भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद रख लीजिए। उसके बाद आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा किनका है, ये आप लोगों को अभी यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तृतीय क्षेत्र को ही आपका क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ये ध्यान रखनी है आपको बात। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक। तो होटल वगैरह हैं, व्यापार होटल और जलपान गृह जो ये सबसे ज्यादा जो जीडीपी जनरेट होती है वो यहीं से होती है, उत्तराखंड के सेवा क्षेत्र के अंदर। वो कितना है, 34.79% है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है आपका परिवहन
भंडारण, संचारण एवं प्रसारण से संबंधित, ठीक है। तो ये आपका आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। 21.54%, परसेंटेज सबके पीछे है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये जितनी भी चीजें हैं परसेंटेज ऊपर दे रखा है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला जो है आपका वो क्या है, वित्तीय, इसके बाद सीधा आ जाएगा आपका अन्य सेवाएं, ठीक है। इनका 15.28% का योगदान है। लेकिन मेनली जो हो जाता है आपके लिए, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां पर पूछा गया था पर्टिकुलरली कि क्या है। तो अभी आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, आप याद करने की कोशिश मत करिए, लेकिन लास्ट में आप लोगों को जरूर इस अभी थोड़ा हल्का फुल्का, पर बाद में आप लोगों को इसको जरूर अच्छे से देख के जाना होगा, ठीक है। अभी नहीं भी होता है याद, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार देखोगे आप लोग क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से भी पूछा जाता है भाई प्रश्न, ठीक है, पूछे जा चुके हैं, देख लिया होगा आप लोगों ने। प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्या है, राज्य प्रति व्यक्ति, देखिए आप लोग 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना है, 26, ये देखिए आप लोग, इकाई दाई 26 लाख, 2,60,000 कितना है, 2,60,201 है, ठीक है। ये एनुअल होती है आपकी, ठीक है। और जबकि आपका ध्यान रखिए कि 2022-23 होना था, यहाँ पर 22-23 में ये कितनी थी आपका, 2,30,994। तो देश की भी देख सकते हो आप लोग, देश की कितनी है आपका अभी वर्तमान में जो है वो कितना है, 1,85,854। और यहाँ पर कितना है, एक पिछले साल कितनी थी जो 2022-23 था, 1,72,276। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई है, 12.64% की हुई है, ठीक है। और देश में अगर हम बात करें तो कितनी हुई है आपकी, 7.9% की हुई है। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 के अंतिम अनुमान, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति, ये आंकड़े जब आए थे 21-22 के, यही आते हैं अंतिम आंकड़े, ये आए थे। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाले जनपद जो हैं वो कौन कौन से थे, तो एक आपका हरिद्वार हो गया, पहले स्थान पर था, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय यहीं की है। फिर आपका उधम सिंह नगर का था, ठीक। और आपके फिर आपका कौन सा हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहाँ से आपके क्या है, क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में भी देख लेंगे। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है, वो रुद्रप्रयाग की, ठीक है। तो आप लोग कहीं से आप लोगों को एक लिस्ट भी तैयार करनी है इसकी, कि किस हिसाब से कहाँ की है, मिलान करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। देहरादून तक हो गया। उसके बाद देखिए, केवल यही 3 जनपद, क्या क्या है इसका लिख रखा है यहाँ पर, केवल यही 3 जनपद जो हैं ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। 3 जनपद कौन से हो गए आपके, आपके जो जनपद थे कौन कौन से हैं, वो क्या क्या बताया मैंने, वो जनपद है, हरिद्वार हो गए, उधम सिंह नगर और देहरादून, ठीक है। कौन कौन से, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, क्लियर है। केवल यही 3 जनपद है जिनकी प्रति व्यक्ति आय, राज्य की प्रति व्यक्ति आय से कितनी है, आपकी अधिक है। और राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है आपका, 2,05,000, माफ कीजिएगा, 2,05,246 है, ठीक है। अब देखिए, क्राफ्टिंग पैटर्न पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फसलों से भी क्या हो जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये फसल फसल वाला भी आप लोगों को देखना है। अब देखिए फसल के बारे में देखिए, 2021-22 के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 29% क्षेत्र में गेहूं बोया गया था, जिसके कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रदेश की मुख्य फसल क्या है, प्रदेश की मुख्य फसल, तो ये है आपका गेहूं। ये लड़का पूछ भी रहा था, ठीक है, अभी उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ये अमन रमोला पूछ रहा था एक दिन, ठीक है, कि कौन सी फसल ज्यादा है
क्षेत्रफल में फसल कौन सी कम है, तो यहाँ पर उसके सारे डाउट हैं, इस स्लाइड को देख लेगा तो अच्छे से उसके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो बोई जाती है वो गेहूं है भाई, ठीक है। कौन सी फसल है? वो गेहूं है। वो गेहूं जो है आपका 29% क्षेत्र पर बोया जाता है। मंडुआ आपका 8% पे। सावा आपका, ठीक है, सावा जो होता है आपका सावा, ये आपका 4%। गन्ना आपका 10% पे। धान आपका 24% पे, ठीक है। जो आपका मात्र मक्का 2%, ठीक, जो आपका 2%। कुल दालें 6% पे। कुल तिलहन 3%। फसल व सब्जी 5% भाग पे। चारा आपका 3% पे। अन्य फसलें सब मिला के 4% पे। अब ध्यान देना है यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि आपको राज्य की 4 प्रमुख फसलें पूछेगा तो सबसे पहले तो भैया वही आएगा, गेहूं, ठीक है। गेहूं के बाद जो आएगा वो आएगा कितना, गेहूं कितना है 29%। फिर आएगा आपका धान। धान कितना है, धान है 24%। फिर आएगा आपका गन्ना, तीसरे नंबर पर क्या है, गन्ना, और गन्ना है आपका 10%, ठीक है। और चौथे नंबर पर है मंडुआ। यही बात मैंने बच्चे को बोली थी परसों, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात कोई है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये 4 डाटा आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। गेहूं कितने परसेंट पे बोया जाता है, आपका गन्ना, ठीक है, और आपका मंडुआ कितने परसेंट पर बोया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या चीजें हैं। अब देखिए कुछ फसलों से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। यहां पर देखेंगे कि प्रधान किसान सम्मान निधि, ये सिर्फ आपका थ्योरेटिकली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत किसान कितने हैं, 9,52,000 की समथिंग है। इस योजना में पात्र किसान परिवार के बैंक खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपए जाते हैं। कितने जाते हैं, 6,000 जाते हैं। और आपको मेरे को एक कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब होती है, ठीक है। देखते हैं कि कितने बच्चों ने क्लास देखी और कितनों को पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 6,000 रुपए की पूरे साल में दिए जाते हैं, ठीक है, किसानों को। और दो हजार की इनको कितनी किस्तें मिलती है, दो 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 करके 3 किस्त प्रदान की जाती है। उसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023-24 होना था इसमें, 23-24 में दिसंबर 2023 तक 86,376 कृषकों के बीमा किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है, बहुत बोरिंग टॉपिक है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। कुछ आंकड़े पूछ लिए जाते हैं तो देखने होते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इतना समझ के, इतना बहुत डीप लेवल पे पढ़ के आपको पीएचडी तो करनी नहीं है इसमें, ठीक है। आप अगर इकोनॉमी में घुस जाओगे तो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं उसमें सब्जेक्ट। आपको अपना सिलेक्शन लिखना, बस आपको ये आंकड़े याद करने जो मेन मेन है, बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों में घुस के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखिए नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजना जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में अप्रैल 2021 से क्रियान्वित की जा रही है। अप्रैल 2020 के कार्यक्रम को संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। HAMS हांसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी, ठीक है। चालकों की, ये भी है आगे देखिए, चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर HAMS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की चालकों की परीक्षा ऑटोमोडेड रूप से लिए जाने की व्यवस्था है। तो ये था इतना, ठीक है। थोड़ा सा एक नजर इस पे मार लेना। अब देखिए यहाँ पर बैंकिंग और संस्थागत वित्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अब लगभग 5 या 10-12 मिनट की क्लास और होगी, इसके बारे में हम लोगों ने देखना है। बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त के बारे में देखिए, वर्ष 2023-24 में 30 सितंबर 2023 तक राज्य में कुल बैंक शाखाएं कितनी हैं, 2,507 है। ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को,
लिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं, ठीक है, ये देखना है हम लोगों को अभी। तो यहाँ पर अगर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं तो कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाखाएं हैं वो आपकी 46.67% है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि टोटल कितनी शाखाएं हैं तो 1170 शाखाएं हैं भाई, 1170 शाखाएं हैं। उसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कितनी शाखाएं हैं तो 29.32% शाखाएं हैं शहरी क्षेत्रों में। सबसे ज्यादा कहाँ है शाखाएं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, शहरी क्षेत्रों में, फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे कि शहरी क्षेत्रों में कितनी है, 29.32% है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि टोटल कितनी शाखाएं हैं तो 735 शाखाएं। भाई ये सारा डाटा लिख लेना, यहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए मैं अपने हाथ से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में कितनी शाखाएं हैं, अर्ध शहरी क्षेत्रों में कितनी शाखाएं हैं, कितने परसेंटेज है, तो आपको ध्यान रखना 24.02% शाखाएं हैं, ठीक। और बात करें सिंपल ऐसी तो कितनी शाखाएं हैं, 602 शाखाएं हैं। ये सारा एक एक डाटा आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा जरा सा, ठीक है। सबसे ज्यादा शाखाएं देहरादून में और सबसे कम आपका कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। तो सबसे ज्यादा शाखाएं देहरादून में और सबसे कम शाखाएं कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कम शाखाएं हैं, ठीक है। देहरादून में कितनी शाखाएं हैं, 607 हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है भाई। और रुद्रप्रयाग में कितनी शाखाएं हैं, 54 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 54 शाखाएं हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, ये जो भले बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, ये टॉपिक इकोनॉमी सर्वे वाला, ठीक है, बजट वाला भी जो मैं कल लाऊंगा वीडियो वो भी बोरिंग बोरिंग लगेगा, लेकिन भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाकी बच्चों को आपसे अलग करेगा, आपसे पीछे करेगा, यही वो टॉपिक है जो आपको बहुत पढ़ के जाने होते हैं, मतलब, ठीक है। आगे देखेंगे। ठीक है, तो टोटल ब्रांचेस इन इंडिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्राफ भी बना रखे इन्होंने। तो आपका 24% अर्बन क्षेत्र में है, ठीक है, 47% रूरल रूरल में है, और ठीक है यहाँ पर देखिए सेमी अर्बन, ये माफ कीजिएगा, अर्बन जो एरिया है, ये पूरा ग्राफ आप लोग देख लीजिए, ये आपका अर्बन के लिए है, ठीक, अर्बन, ठीक है, रूरल, रूरल के लिए 47% और सेमी अर्बन के लिए आपका 24%, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे आगे देखिए आप लोग, राज्य के बीपीएल श्रेणी के ऐसे शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को प्रोत्साहित किए जाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में विभाग द्वारा शिल्पी हेतु शिल्पी पेंशन, उनके लिए क्या किया है, शिल्पी पेंशन योजना का प्रारंभ किया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। उसके अलावा देखिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ठीक है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8-9 दिसंबर 2023 होना था इसमें, ठीक है। इसको काट के 2000, देखो भाई पीडीएफ में थोड़ा सा गलतियां हैं, इसको आप लोग तभी पीडीएफ लेना, पहले क्लास आप लोग थोड़ा सा देख लेना जरा सा, ठीक है। को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा ये कह रहा है कि एफआरआई में ये आपका 8-9 दिसंबर 2023 को क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, ठीक है। उसके अलावा आयोजित की गई, इसमें विभिन्न विभागों में निवेशकों ने 3.5 लाख करोड़ की धनराशि के एएमयू पर हस्ताक्षर किए। चलिए अब अगला है, देखिए पीएलएफएस। पीएलएफएस में क्या है आपका, तो इसमें है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, ये आपका 2022-23 का है। राज्य की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की तुलना में से घटकर हो गई है, ठीक है, घट गई है मतलब, ठीक है, तुलना में कितनी हो गई है, घटकर 8.4% से, ठीक है, कितना है,
पहले कितनी थी, 8.4% थी, और अब कितनी रह गई है, 4.9% रह गई। ये आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपके लिए। ठीक, उसके अलावा देखिए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर कितनी थी, 4.4 से घटकर कितना रह चुकी है आपका, 3.4% रह चुकी है। उसके अलावा देखिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर वर्ष में इतने से इतने घटकर रह गई, अब कितना रही है देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2021-22 की बात हो रही, डाटा है, ठीक है, कितनी थी पहले, 9.9 थी, ठीक है, और 9.9% से ये आपका, ये तो 21 का है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है, और 2022-23 में कितना रहेगा, एक एक चीज लिख लेना भाई यहाँ पर, ये रही गई आपकी 4.6%, ठीक है। तो ये है आपका ग्रामीण गरीबी का डाटा, ग्रामीण गरीबी डाटा, तो ये भी आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे की स्लाइड में क्या है भैया, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वीवीपी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा ही है, लगभग आप लोग मान के चलिए कितना वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, हाँ 36 मिनट का हो गया है, बाकी थोड़ा सा और देखिए आप लोग इसे, वाइब्रेट विलेज वीवीपी देश की उत्तरी सीमा, ठीक है, क्यों है ये, क्या है, देश की उत्तरी सीमा भारत, मतलब जो स्पेशली चीन से लगता है, अवस्थित सीमावर्ती गांव को जीवन स्तर को विकसित जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य हेतु केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक बजट में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी हो गए, चमोली हो गए और पिथौरागढ़ के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है, ठीक है। तो कितने, कहाँ के, जो आपके कौन से लगते हैं, ये तो लगता है सीपीयू वाले, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ठीक है, 51 गांव यहाँ के क्या किया गया है, चयन किया जाएगा, इनको अच्छा जीवन यहाँ पर लोग जी पाए, ठीक है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, तो यहाँ पर इन गाँव का यहाँ पर चयन किया गया है। अब देखिए कौन कौन से गांव हैं, कहाँ कहाँ के हैं, देख लीजिए जब इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये है जनपद दे रखे हैं आप लोगों को, जनपद तो ये आपके सामने हो ही गए, कौन कौन जनपद आप लोगों ने, 3 जनपद है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि तो उत्तरकाशी के कौन सा पर्टिकुलर, भटवाड़ी ब्लॉक, ठीक है, विकास खंड की बात करें, भटवाड़ी, भटवाड़ी के जो हैं वो कितने गांव किए गए हैं आपके, 10 गांव, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा क्या कर रखा है, आगे पीछे हो रखा है, भटवाड़ी के कितने गांव हैं, 10 हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जोशीमठ के कितने हैं, 14 गांव हैं, इसको सही कर लेना, ठीक है आप लोग। तो टोटल यहाँ पर आना था, ठीक है, ये इसने यहाँ पर आना था 51, इस टेबल को देख लेना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोग, मतलब इससे ज्यादा स्क्रीनशॉट लें आप लोग, क्योंकि आपका जो करेक्शन है, ठीक है, वो सही हो जाए, ठीक है, हो सकता है मतलब बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, ठीक है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और माफी भी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि भाई काम का इतना रहता है कि थोड़ा सा हो जाता है, मतलब इतना भी, ठीक है, परंतु यहाँ पर मैं उन चीजों को सही करवा रहा हूँ। अब पूरा सब फिर से हम उसको ये करें वो करें तो फिर बहुत ज्यादा समय लग जाता है उसमें। तो देखिए उत्तरकाशी के कितने हैं आपके, 10 गांव हैं, भटवाड़ी के स्पेशली वो भी, ठीक है। चमोली का जो जोशीमठ वाला क्षेत्र है वहां के 14 गांव हैं, कितने गांव हैं, 14 गांव हैं, ठीक। उसके अलावा बात करें हम लोग आपके पिथौरागढ़ वालों, पिथौरागढ़ में देखिए आप मुंशियारी के 8 गांव, धारचूला के 17, कनरा कनाल छिना, ठीक है, कनाली छिना जो है इसके हैं, कनाली छिना होना था इसमें, कनाली छिना के हैं आपके 2 गांव, टोटल है हो रहे हैं आपके पिथौरागढ़ के 27 गांव, ठीक है, 27 हो रहे हैं। चमोली के कितने हो रहे हैं आपके, 14, और भटवाड़ी ये उत्तरकाशी के हो रहे हैं आपके 10, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 51। तो इस डाटा को थोड़ा सा आप लोग क्या करना, करेक्ट कर लेना भाई। चलिए टोटल गांव कितने, 51, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोल रहे हैं कहाँ से क्या पूछ ले, कुछ भरोसा नहीं है, पर जो मेन मेन डाटा है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपका शहरी विकास एवं आवास जो है, वर्तमान में राज्य में कुल शहरी निकाय कितने हैं आपके, 102 है,
ठीक है। नगर निगम आपके 11 हो जाएंगे भाई अब, ठीक है, हो चुके होंगे। 11 आपके कौन हो गए? पिथौर, 2 आपके कौन, 9 तो पहले थे, 2 आपके कौन बने नए, 9 बराबर 11 आपका, एक पिथौरागढ़ हो गया और एक आपका अल्मोड़ा हो गया। इनको भी नगर निगम। नगर पालिका परिषद 44 है, नगर पंचायत 49 है, छावनी परिषद 9 है आपके, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? 2023 का है, नीति आयोग, ठीक है। यह सूचकांक 2015-16 और 2019-21 के आंकड़ों पर आधारित है। 2015-16 राज्य में बहुआयामी गरीबी में थे कितना आपका? 17.67% यहाँ पर क्या थी? गरीबी थे भैया आपके राज्य में, ठीक। 2019-21 में 9.67%, ठीक है। 5 सालों में कितने लोग बाहर आ गए हैं आपके, बाहर निकले हैं कितने आपके? 9,17,299, ठीक है। कितने लोग? 9,17,299 लोग। थोड़ा सा बोरिंग है ये चैप्टर, लेकिन क्या करना, पढ़ना हम, हमारी मजबूरी है पढ़ाना है, और आपका मजबूरी है इसको पढ़ना है, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम में ये चीजें जो बोरिंग लगती है ना, वही आपका क्या करती है, सिलेक्शन में थोड़ा सा आगे आप लोगों को रख लेती है। आगे देखिए, ये यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जनपदवार उत्तराखंड की स्थिति, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से टेबल बनाई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तराखंड का कितना है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। तो ये बहुआयामी गरीबी से निकले, इसको पूरा देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है। इतना आप लोग देखेंगे, सबसे ज्यादा गरीबी के तहत आने वाले ज्यादा परसेंट कहाँ का है, कहाँ का आप लोगों को दिख रहा है? एक तो आपका कौन सा जिला है, ये आप 19, ये 15-16 के आंकड़े हैं, और एक आपके सामने कौन से आंकड़े हैं? 15-16 के, एक 19-21 के हैं। तो दोनों आंकड़े आप लोग देख लेना जरा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा आपका हरिद्वार में क्या है, गरीबी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, ये आंकड़ा ज्यादा है, ठीक है, हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, हरिद्वार के बाद देख पा रहे होंगे आप लोग कि कौन सा आ रहा है आपका? उधम सिंह नगर, ठीक है। ये देखिए, तो ये टेबल आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जो लीजिए, इसे अपने इस तरह से आप लोग पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे फिर वही है, ठीक है। ये टेबल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या आपका फाइनल डाटा 19-21 के, ये डाटा आप लोग जरूर देख के जाए भाई, ठीक है। ये 15-16 का भी दिया है, 19-21 का भी दिया गया है, और क्या किसका परसेंटेज रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आगे देखें, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, तो कहाँ से निकले भाई? तो तीन तीन जिले आप लोगों को ध्यान रखने यहाँ पर जरूरी है। 3 जिले कौन कौन से हैं? एक है आपका अल्मोड़ा, ठीक है, दूसरा उत्तरकाशी, और तीसरा आपका चंपावत, ठीक है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और चंपावत, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जिले आप लोगों को विशेष तौर पर क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम लोग कहाँ से बाहर निकले? तो वो आपका कहाँ के, देहरादून, ठीक है। आपका देखिए, आप यहाँ पर अंतर्गत सबसे कम लोग, अंतर्गत सबसे कम लोग, सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे कम गरीबी जो है देहरादून में है, ठीक है। देहरादून के बाद रुद्रप्रयाग में सबसे कम गरीबी है, फिर पिथौरागढ़ में, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम आप लोगों को गरीब लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा सर्वाधिक गरीबी कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, राज्य में बहुआयामी गरीबियों के अंतर्गत सर्वाधिक लोग कहाँ पर है, ये भी देख लीजिए जरा सा। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका हरिद्वार में सबसे ज्यादा गरीबी है, फिर उधम सिंह नगर में 16.69% लोग, सबसे ज्यादा गरीब लोग आपके कहाँ, गरीबी कहाँ पर है, हरिद्वार में। नैनीताल, फिर आपका हरिद्वार हो गया दूसरे नंबर पर, उधम सिंह नगर, फिर आपका नैनीताल में, ठीक। लास्ट देखिए आप लोग, लास्ट अब इतना ही था, ठीक है। तो इतना डाटा जो है आप लोगों को ध्यान रखना था। अभी इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आएगी भैया बजट पे, ठीक है। तो बजट का हम लोग करेंगे, आप लोग
देखिए बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, इस डाटा को तैयार करने में। आप सभी लोग वीडियोस को अपना प्यार जरूर दें, ठीक है। और अच्छे से जो आपका 19 जनवरी का पेपर है उसके लिए इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करके जाए। बहुत सारे बच्चों का दारोगा का भी पेपर है 12 जनवरी को, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ से आपको ढेर सारे प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।